हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं आप सबके सामने अध्याय नंबर 5 बसंत भाग 3। तो अध्याय नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने भी वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, समय हमारे पास बहुत ही कम है। और काव्य शास्त्र के भी सभी वीडियो हम डाल चुके हैं टीजीटी पीजीटी वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो टीजीटी का भी पेपर देंगे और पीजीटी का भी पेपर देंगे। तो ये पीजीटी वालों का भी तो लगभग लगभग पूरा होने वाला है। और एमसीक्यूज भी की सीरीज भी वहाँ पर डाल दी है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है, आरो भाग एक दो, क्षितिज भाग एक और दो, सभी के जो है एमसीक्यूज हम संपूर्ण उनके करवा चुके हैं। संपूर्ण एमसीक्यूज हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। अगर चैनल पर आप सभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो भाई अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आती है तो। आज बसंत भाग 3 का अध्याय नंबर 5 जो है हम पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो अरविंद कुमार सिंह हैं। अरविंद कुमार सिंह हैं। अरविंद कुमार सिंह हैं। अगर विधा की दृष्टिकोण से बात करें तो ये एक निबंध है। आपके इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। आप ये विधा की दृष्टि से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया विधा की दृष्टि से एक निबंध है और इसके लेखक के नाम है अरविंद कुमार सिंह। तो ये है, अब पढ़ लेते हैं। चिट्ठियों के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि पहले की चिट्ठियों की जो दुनिया थी अनूठी है, लेकिन आज भी अनूठी है। लेकिन हाँ, ये कि तकनीकी के ज़्यादा विकास के कारण आजकल चिट्ठियों का जो स्थान है वो आपका फ़ोन या आपका एसएमएस ने ले लिया है और ईमेल वगैरह ने ले लिया है। तो पढ़ लेते हैं इसकी क्या यात्रा है, कहाँ से क्या शुरुआत है, क्या इसकी अनूठी दुनिया है, क्या इसका महत्व है। यही इस पाठ में बताया गया है कि चिट्ठियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जल्दी जल्दी रीडिंग लेते हैं, समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास भी और आपके पास भी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो इसने ये कहा कि हमेशा ये कहा है कि जो चीज़ें जो संतोष फ़ोन पत्र में है वो फ़ोन या एसएमएस में नहीं है संदेश देने में। यानी कि इनका अपना एक अलग ही संतोष है। जब मर्जी आए जब पढ़ लें, खोल कर पढ़ लें। आप इनको रख संभाल के भी रख सकते हैं। पत्रों की भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। आपका प्रश्न यहाँ से एक एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी है। मैं बताती जाऊंगी साथ साथ, आपको हो सकता है मैं एमसीक्यूज इसके बसंत भाग 3 के एमसीक्यूज तो मेरे पास तैयार है, मैं डाल दूंगी 1-2 दिन में। जैसे ही 1-2 4 चैप्टर और हो जाते हैं तो एमसीक्यूज आप बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके तो मैं आपके अपलोड कर दूंगी। तो अलग अलग जो पत्रों के नाम हैं, उर्दू में इसे खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं। ये वाला आपको ध्यान कर रखना है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेश नहीं है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लेते हैं जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। 4.5 करोड़। आज की दुनिया में भी हम ये सोचते हैं कि आजकल पत्र व्यवहार कौन करता है, लेकिन फिर भी देखो 4.5 करोड़ जो चिट्ठियां हैं डाक में डाली जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में ये बात कही थी कि हजारों साल तक जो संचार का साधन था वो कौन थे? घोड़े थे। उसके बाद पहिए आए, घोड़ों के बाद क्या आया? पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया।
तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। संवाद क्या होता है? ये पत्र व्यवहार ही है, मतलब आपसी बातचीत। और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो ये भी हमारे, एक बार टेलीफोन, वायरलेस और रेडार जो है ये भी हमारे संवाद के ही माध्यम हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। ये क्या है? मतलब इसको पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, कि पत्रों की भी एक अपनी अलग से संस्कृति हो, इसके इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो स्कूली पाठ्यक्रम हैं उनमें भी आपके विषय में पत्र लेखन को डाल दिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। ये प्रश्न आपका यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं कब से सिलसिला शुरू हुआ? तो ये 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसालें नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। मतलब पहले महीनों महीनों तक पत्र आता था, फिर पत्र पढ़कर फिर उसका जवाब देते थे, तो महीनों भर में वो पत्र का जवाब वापस पड़ता था, मिलता था। लेकिन आजकल जो है परिवहन के साधनों ने काफ़ी विकास कर लिया है, जैसे कि आपकी बस, गाड़ियाँ, ट्रेन, ट्रेन के बाद फिर आपकी हवाई जहाज़, इस तरीके के साधनों का विकास हो गया और आज समय कम लगता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, उनके पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। उद्यमी जो व्यापार वगैरह करते हैं, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से बात करते थे, पत्र के माध्यम से करते थे। एक पाठ में मैंने पढ़ाया भी था आपको, पिता के पत्र पुत्री के नाम इस तरीके से करके, पता नहीं बसंत बाग 2 में था शायद या 1 में था। तो पत्र जो हैं पुत्री के नाम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुछ सीखने को मिलता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को सिखाना चाहते थे किस तरीके से व्यवहार, ये पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को व्यवहार सिखाते थे, देश दुनिया से अवगत करवाते थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। ये उनकी विशेषताएं बता रही हैं, ये पत्रों की, कि पत्रों को आप सहेज कर रख सकते हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रख सकते हैं। लेकिन एसएमएस, ईमेल वगैरह में ऐसा नहीं है। नहीं, फ़ोन पर जो बात करते हैं उसमें ऐसा नहीं है। ईमेल को भी रख सकते हैं, लेकिन किसी न किसी दिन तो डिलीट हो ही जाती है। पत्र की जितनी जो स्थायित्व है उसमें नहीं है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई।
अब देखो मैं लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ कि हो सकता है एनसीईआरटी बीच में से कोई प्रश्न आपके जो एग्जामिनर है वो उठा ले। बाकी तो आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं, टीजीटी पोस्ट पर लगने वाले भावी अध्यापक हैं, तो इतना एक एक अक्षर को इतना खोल कर, और ये हिंदी ही है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी आएगा मैं ज़रूर बताऊंगी। अब समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव है, वरना इस पर हम थोड़ी बड़ी चर्चा भी कर सकते थे। और अफसरों के लिए अपने परिवारजनों कहाँ पर थे। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। देखो, इतना ही एड्रेस देते थे, महात्मा गांधी इंडिया। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं, प्रशस्ति पत्र होता है जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तो ये पत्र भी उसी उससे कोई कम नहीं थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो हैं कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। क्या कहा है इसमें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि पंत जी के 200 पत्र किसके नाम, बच्चन जी के नाम, तो ये भी पत्र हैं। पंत जी ने किसके नाम पत्र लिखे, बच्चन के नाम। और निराला के पत्र हमको लिख्यो है, मतलब लेखक कह रहा है कि निराला के पत्र हमें लिखे गए हैं। कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगे। दयानंद सरस्वती के भी कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, नेहरू और गांधी ने किसको लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। देखो, 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, वह किस किस के बीच के था, तो वो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का था। ये इम्पोर्टेंट है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ाई है ताकि आपका एक भी प्रश्न ना पूछे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखकर लाइक ज़रूर करें। उसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे,
मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। मतलब अभी भी हमारे देश में जो दूर देहात के जो गांव हैं, वहाँ के गरीब लोगों के जो चूल्हे हैं, मनी ऑर्डर के द्वारा उनके जो घर के सदस्य बाहर रह रहा है, वो मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजता है और उसी से उनके घर का काम चलता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। तो ये थी चिट्ठियों की अनोखी अनूठी दुनिया। अरविंद कुमार सिंह ने ये निबंध लिखा है। विधा की दृष्टि से ये एक निबंध है। भाषागत प्रश्नों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ये तो आपके प्रश्न है, प्रश्न आपके इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे और भाषा में कोई खास प्रश्न नहीं थे, इसलिए मैंने इसका जो इम्पोर्टेंट था वो आपका लिया है। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को आपने पाठ्य पुस्तक में खोजे। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट थी, जैसे किसी में ये आपकी वर्तनी की दृष्टि से सही हो सकता है, जो बात मैं यहाँ पर बताऊंगी कि मुझे तो हिंदी व्याकरण पढ़ाने का टाइम नहीं मिल रहा। व्यापारिक में क्या जुड़ा है? व्यापार, व्यापार, पार प्लस इक, इक प्रत्यय जुड़ा है। तो देखो जिसमें भी ये इक प्रत्यय जोड़ता है, तो जो आगे वाला जो हमारा ये शब्द होता है, यानी कि जो हमारा स्वर होता है, उस पहले ही स्वर में इक प्रत्यय जुड़ते ही पहले ही स्वर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो व्यापार ही था, तो व्यापार ही रहा। जैसे तत्काल है, जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण बताती हूँ। तत्काल ये शब्द होता है और ये बहुत पूछा जाता है पेपर में भी। इसमें हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? देखा, इसका पहला स्वर तय के साथ क्या है? तय में ए जुड़ा हुआ है, तो पहला स्वर हमारा ए है। जब इसे इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये लिखा जाएगा तात्कालिक, तात्कालिक। यानी कि इक प्रत्यय जुड़ते ही जो पहला स्वर होता है वो उसका दीर्घ हो जाता है, उसमें मतलब परिवर्तन हो जाता है, तो ये तात्कालिक लिखा जाएगा। इम्पोर्टेंट है, आपका एक प्रश्न यहाँ से जरूर सोल्व हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में आपको इसमें जरूर मदद मिलेगी। तो ये चाहे वर्तनी की दृष्टि से देखें, चाहे प्रत्यय की दृष्टि से देखें, दो क्वेश्चन आपके एक साथ यहाँ सोल्व होते हैं। तो ये तात्कालिक हो गया, ठीक है। ये तत्काल, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि ये तत्काल होता है या तात्कालिक होता है, ठीक है। लेकिन एक अक्षर ये आप ध्यान रखना, इसका पहले ही स्वर में परिवर्तन होता है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, ये तो आप सबको आपने संधियाँ वहाँ पर पढ़ी ली होंगी, ठीक। तो ह्रस्वर दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बना देते हैं, ये आपने संधि पढ़ ली होंगे। तो संधि से है ये, यहाँ पर नहीं समझाया जाएगा संधि का। ये इसके कुछ शब्दार्थ थे। प्रशस्ति पत्र जैसे आया था, तो ये प्रशंसा पत्र होता है। दस्तावेज होते हैं प्रमाण संबंधी कागजात। तो ये सब आपको पता था, ये मैंने दिखा दिया। और ठीक है, कोई खास इसमें और नहीं है। तो ये हमारा अध्याय था। बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपार स्नेह जो मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और उसी की बदौलत ही आज मैंने बहुत ही व्यस्त टाइम में से निकाल कर आपकी वीडियो बनाई है, क्योंकि एक बच्चे ने लिखा था कि मैम प्लीज़ आगे इसे पूरा करवाइए, तो क्या करूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।